ठीक है। गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो दीर्घकाल में उत्पादन लागत का टॉपिक हमारे रह गया था क्योंकि पिछला सेशन थोड़ा लंबा हो गया था। तो अल्पकाल वाला तो पिछले सेशन में हम कर चुके हैं। जो दीर्घकाल वाला वो इस सेशन में करेंगे। ठीक है, हालांकि अल्पकाल इंपॉर्टेंट था, वो बड़ा वही था, ज्यादा उसमें चीजें थी क्योंकि उसमें परिवर्तनशील लागतें आ रही थी। अब इसमें तो क्या परिवर्तनशील लागतें है ही नहीं, तो परिवर्तनशील स्थिर भी नहीं, और टोटल क्या हो, टोटल ही रहेगी। ठीक है, तो ये समराइज है उसका, और वो समझ में आ गया है आपको, तो ये तो आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पढ़ते हैं इसको। ठीक है, तो दीर्घकाल में लागत उत्पादन संबंध। ठीक है, कॉस्ट प्रोडक्शन रिलेशन इन लॉन्ग टर्म। ठीक है, दीर्घकाल समय अवधि क्या होती है, जिसमें उत्पादन के सभी साधनों में परिवर्तन किया जाए। ठीक है, दीर्घकाल की जो डेफिनेशन है वो हर जगह अलग अलग मिलेगी आपको। अगर आप बैंक के रूप में पढ़ोगे तो अलग जाएगी, गवर्नमेंट की कुछ पब्लिक पॉलिसी के रूप में पढ़ोगे तो उसमें अलग आएगा। ठीक है, और अब इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे तो उसमें भी हर जगह जगह पे इसका अलग आएगा। अब दीर्घकाल में अब जो लागत वाला उत्पादन संबंध पढ़ रहे हैं, इसमें दीर्घकाल का मतलब वो समय अवधि हो गई कि उसमें एस जो उत्पादन के साधन सभी में परिवर्तन किया जा सकता है। भूमि पूंजी श्रम साहस सब में अगर परिवर्तन हो सकता है वो समय क्या कहेगा, दीर्घकाल। भले वो कितने भी टाइम पीरियड का हो, ऐसा फिक्स नहीं होगा कि 1 साल 2 साल 5 साल हो, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। कोई पूछ ले दीर्घकाल क्या होगा लागत से उत्पादन संबंध में, तो वो समय होगा जिसमें परिवर्तन के साधन में, मतलब स्थिर साधन कोई नहीं होता है, उसमें स्थिर होते हैं, उनमें परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है? तो दीर्घकाल वह समय अवधि जिसमें उत्पादन प्रत्येक उत्पत्ति के साधन को इच्छा अनुसार एवं आवश्यकता अनुसार परिवर्तित कर सकता है। दीर्घकाल में पर्याप्त व लंबी समय अवधि के कारण कोई भी फर्म अपने सभी उत्पत्ति के साधनों को उत्पत्ति पद्धति या उत्पादन के पैमाने को बदल सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है दीर्घकाल औसत लागत। ठीक है, इसमें है ना दीर्घकाल औसत लागत और दीर्घकाल सीमांत लागत दो को ही पढ़ेंगे, बाकी तो कुल लागत है ही है। ठीक है, जो इकाइयों का योग है वो क्या कुल लागत है। दीर्घकाल कुल लागत को उत्पादन की इकाइयों से भाग देने पर जो लागत प्राप्त होती है उसे दीर्घकालीन औसत लागत कहते हैं। दीर्घकालीन औसत लागत औसत वक्र ये स्पष्ट करता है कि उत्पादन की विभिन्न मात्राओं पर न्यूनतम दीर्घकालीन औसत लागत क्या होगी। ठीक है, प्रति इकाई लागत क्या होने वाली है दीर्घकाल में। ठीक है, या फिर जब उत्पादन के लिए विभिन्न अल्पकालीन औसत लागत, अल्पकालीन औसत लागत वक्र। ठीक है, पीछे पढ़ा था ना, अल्पकालीन जो औसत लागत वक्र थे को स्पष्ट करते हुए जो वक्र बनाया जाएगा उसे क्या कहेंगे, दीर्घकालीन औसत लागत वक्र। मतलब जो इतने सारे थे ना अपने एसी वक्र, एबीसी, एसए, 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 इनको मिलाते, इनके जो पॉइंट है ना, इनको पॉइंटों को मिलाते मिलाते जो वक्र बन जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, दीर्घकालीन औसत लागत। ठीक है, एलएसी कह दो, एल ए सी। एल ए सी वो नहीं है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, है तो उस चीज भी खतरनाक, लेकिन यहाँ डीएलएससी का मतलब है लॉन्ग टर्म एवरेज कॉस्ट। ओके, चलिए दूसरा है दीर्घकालीन सीमांत लागत, लॉन्ग टर्म मार्जिनल कॉस्ट, एलएमसी। ठीक है, दीर्घकालीन सीमांत लागत वक्र भी यू आकार का होता है। ठीक है, देखो एक चीज मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, इधर ही यू आकार आया ना इसलिए मैं बता देता हूँ। ठीक है, कि जितने भी लागत के वक्र होंगे ना वो हमेशा कैसे होंगे, यू आकार के, देखो ऐसे होंगे, ऐसे होंगे, ऐसे होंगे। ठीक है, ऐसे होंगे। ठीक है, या ऐसे होंगे, मतलब कैसे होंगे, यू आकार के। वो जो उत्पादन के जितने वक्र है ना वो उल्टे यू आकार के होंगे, कैसे होंगे, ऐसे होंगे, ऐसे होंगे, ऐसे होंगे। ठीक है, तो उत्पादन के जो वक्र होंगे वो तो उल्टे यू आकार के, और लागत के वक्र यू आकार के होंगे। ठीक है, तो ये कई बार पूछते रहता है एग्जामों में कि लागत के वक्र किस प्रकार के होते हैं सामान्यतः। ठीक है, तो वो कैसे होंगे, यू आकार के, और उत्पादन के आकार कैसे होंगे, सीधे उल्टे यू आकार के। ठीक है, दीर्घकाल में स्थिर लागत तथा परिवर्तनशील लागत का अंतर समाप्त हो जाता है, तो सभी लागतें परिवर्तनशील होते हैं, बिल्कुल। कुल परिवर्तनशील लागत तथा कुल लागत एक ही होती है। ठीक है, सही है, या कुछ फिक्स लागत कह दो, सब कुछ कह दो, क्या एक ही चीज, परिवर्तनशील लागत है ये सारी, उसी को क्या है, कुल लागत है। ठीक है, अर्थात दीर्घकाल में एक इकाई के उत्पादन से कुल लागत में जो वृद्धि होती है उसे क्या कहते हैं, दीर्घकालीन सीमांत लागत। ठीक है, एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने पे जो लागत आती है उसको क्या कहेंगे, सीमांत लागत। ठीक है, तो उसको दीर्घकालीन सीमांत लागत। दीर्घकालीन सीमांत लागत तथा दीर्घकालीन औसत लागत में बिल्कुल वही संबंध होता है जो अल्पकालीन सीमांत लागत तथा अल्पकालीन औसत, जो पीछे पढ़ा था ना पिछले सेशन में, उसका ही है। ठीक है, ये देखो, ये है एलएमसी और ये है एलएसी, देखो डायग्राम वैसे ही बनना है। ठीक है, स्टार्टिंग में एलएमसी यानी मार्जिनल सीमांत लागत क्या वक्र नीचे होता है। ठीक है, और एलएसी क्या होता है, ऊपर होता है, एसएलएसी ऊपर होता है। ठीक है, और देखो एक पॉइंट तक क्या होता है,
एमसी घटता है तेजी से, ठीक है, एमसी तेजी से घट रहा है लेकिन एलसी धीरे धीरे घट रहा है। लेकिन एक पॉइंट आने के बाद ये देखो यहाँ तक क्या आ गया ये, ठीक है। लेकिन ये पॉइंट आने के बाद, इस पॉइंट के बाद क्या होता है, एलएसी तो घट रहा है फिर भी, ठीक है, ये एलएसी तो घट रहा है लेकिन एलएमसी है ना, मार्जिनल कॉस्ट, वो बढ़ना शुरू कर जाता है, ठीक है। तेज ये मतलब करता है मूवमेंट, एमसी है ना, एमसी वक्र सीमांत वक्र है ना, ये हम तेज मूवमेंट कर दो, गिरता भी है तो तेज गिरता है, चढ़ता भी है तो तेज चढ़ता है, लेकिन एलएसी धीरे धीरे करता है। इसलिए पहले तो क्या ऊपर था, एक बिंदु पर क्या हो गया, बराबर हो गया, तो ये कौन सा, सबसे कम वाला। वैसे ये दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन ये हाथ से ड्रॉ है ना, इसलिए थोड़ा सा आपको इस तरह से दिख सकता है, तो उसको इग्नोर करना, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट क्या है, जो टर्म्स बता रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो देखो जो ये पॉइंट आ गया, यहाँ पे क्या होगा, एलएसी सबसे कम होगा और यहाँ पे एमसी इसको काटेगा, तो ये क्या होगा, सबसे न्यूनतम लागत बिंदु, ठीक है। तो कोई पूछ लो न्यूनतम लागत बिंदु कहाँ होगा, तो वह बिंदु होगा जहां पे एसी को एमसी नीचे से काटता हो, या यहाँ एमसी और एसी बराबर होते हैं, वह बिंदु क्या कहलाता है, न्यूनतम लागत बिंदु। उसके बाद क्या होगा, एलएसी भी बढ़ेगा और एमसी एलएमसी भी बढ़ेगा, लेकिन एलएमसी तेजी से बढ़ाएगा, ये आपको मैंने संबंध भी बता दिया, ठीक है। तो ये आपको है ना इस तरह से ड्रॉ करना है। अगर एग्जाम में जो 5 नंबर बड़े नंबर का क्वेश्चन आता है ना, तो आपको इसको ड्रॉ करना है, इसमें सारी चीजें लिखनी भी है, जैसे ये वाई अक्ष है, इसको ये अक्ष अक्ष है, ठीक है, ये उत्पादन की मात्रा इधर लिखते हैं, इधर क्या लिखते हैं, लागत है, ठीक है, ये मूल बिंदु है, फिर इसकी व्याख्या करनी है, ये जैसे इक्विवेलेंट या पी पॉइंट है, इसको पी पॉइंट देना, ये क्यू पॉइंट दे दिया, ठीक है, और उनकी व्याख्या करना है। सर्वप्रथम हमने मूल बिंदु पे और ओ एक्स पर उत्पादन की मात्रा को रखा और ओ वाई पे हमने लागत को रखा, ठीक है। इस प्रकार से आगे हमने ड्रॉ करते गए और एलएमसी और एमसी को बताया, और उसके बाद देखा कि हमने ये पाया गया इसमें, इससे ये संबंध निकलता है, सारी व्याख्या करनी है आपको बड़े क्वेश्चन में, ठीक। छोटे क्वेश्चन आए तो उसमें जरूरत नहीं, ठीक है। अब है लागत के निर्धारण तत्व या लागत फलन, डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट एंड कॉस्ट फंक्शन, ठीक है। लागत फलन क्या क्या, ठीक है। तो पहला है उत्पादन तकनीक, ठीक है, प्रोडक्शन टेक्निक। किसी भी व्यावसायिक संस्था में उच्च या उन्नत तकनीक प्रयोग करने से अधिक मात्रा में उत्पादन किया जा सकता है, बिल्कुल सही है, तो लागत का कम हो जाएगी। अतः प्रारंभिक स्थिर लागत अधिक होने के बावजूद प्रति इकाई लागत का भार धीरे धीरे कम होता जाएगा। इसके विपरीत पिछड़ी तकनीक मतलब पुरानी तकनीक का उपयोग करोगे तो अधिक मात्रा में उत्पादन की प्रति इकाई लागत बढ़ जाएगी, पुरानी यूज करोगे तो आपकी लागत बढ़ेगी, और नई नई टेक्नोलॉजी यूज करोगे तो आपकी लागत कम होती जाएगी, ठीक है। उत्पत्ति के नियमों की क्रियाशीलता, एप्लीकेबिलिटी ऑफ द लॉ ऑफ रिटर्न्स, 3 नियम है ना उत्पत्ति के नियम, वृद्धि, समता और ह्रास नियम। तो उत्पत्ति की प्रकृति भी लागतों को प्रभावित करती है। यदि उत्पत्ति वर्ती नियम लागू होता है तो उत्पादन में जैसे जैसे वृद्धि होगी प्रति इकाई लागतें घटती जाएगी, क्योंकि क्या होता है उत्पत्ति की वृद्धि नियम में उत्पादन ज्यादा होता है, ठीक है, लागत कम रहती है, तो क्या होगा प्रति इकाई लागत कम होती जाएगी, क्योंकि फर्म अनेक प्रकार की आंतरिक एवं बाह्य बचतें प्राप्त होती है। इसके विपरीत यदि उत्पत्ति ह्रास नियम का क्रियाशील होने पर प्रति इकाई लागत बढ़ती है, ठीक है। अब है उत्पादन का आकार, साइज ऑफ प्रोडक्ट। यदि कोई फर्म बड़े पैमाने पर उत्पादन करती है तो क्या होगा, फर्म को अनेक प्रकार की बचतें होती है, और जैसे बड़ी मात्रा में कच्चा माल खरीदना, एक साथ खरीदेगा तो उसको सस्ता मिलेगा ना, बड़े साइज में उत्पादन करेगा तो हर चीज वो ला रहा है वो भी सस्ता पड़ेगा, लेके जाना वगैरह बेचने वगैरह सारी चीजें उसके खर्चा कम आता है, इसलिए उसको सस्ता पड़ता है। लेकिन छोटा उत्पादन कम उत्पादन करता है उसको कॉस्ट ज्यादा आती है, लागत ज्यादा आती है। परिवहन व्यय में बचत इत्यादि से उत्पादन की प्रति इकाई लागत कम आती है तथा कम मात्रा में उत्पादन करने पर लागत में वृद्धि होती है। संयंत्र की क्षमता का प्रयोग, यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी ऑफ प्लांट, ठीक है। फर्म में स्थापित संयंत्र प्लांट की क्षमता का प्रयोग भी लागतों को प्रभावित करता है। यदि फर्म क्षमता का अधिकाधिक प्रयोग करती है, जितनी उसकी क्षमता है उससे भी ज्यादा उपयोग करते हैं, तो स्थिर लागतों का भार अधिक उत्पादन पर पड़ने के कारण प्रति इकाई लागत कम आएगी। पूरा पूरा यूज हो रहा है मशीन का, 150 उत्पादन कर पा रहा है, तो 150 के 150 निकाल रहे हो आप, उत्पादन कर रहे हो, तो आपकी टोटल कॉस्ट कम आएगी। लेकिन अगर 150 कर पा रही है और अगर 100 ही कर रहे हो तो 50 तो आपकी वो लागत तो वैसे ही बनी रही है, ठीक है। इसके विपरीत क्षमता का कम प्रयोग करने पर प्रति इकाई लागत बढ़ेगी, बिल्कुल सही है। उत्पत्ति के साधनों का मूल्य, प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। उत्पत्ति के साधनों कौन कौन से, भूमि पूंजी श्रम और सास का मूल्य क्या क्या होता है, भूमि के बदले क्या मिलती है, लगान, पूंजी के पीछे क्या मतलब ब्याज, मजदूरी के श्रम के पीछे मजदूरी, और सास के पीछे हम क्या लाभ, ठीक है। सास का मतलब उद्यमशील, जो उद्यमी है उसको कहते हैं सास, ठीक है। वही तो साहस दिखाता है ना उत्पादन करने का, हिम्मत दिखाता है ना, ठीक है। तो का मूल्य भी वस्तु के उत्पादन की लागत को प्रभावित करते हैं, ठीक है। या ये चीजें अगर महंगी मिलेगी, ठीक है, भूमि पूंजी श्रम, तो आपकी लागत भी ज्यादा आएगी, सस्ती मिलेगी तो आपको लागत कम आएगी, सीधा यही है।
तो उत्पत्ति के साधनों का मूल्य अधिक होगा, तो फर्म के साधनों को नियोजित करने में अधिक व्यय करना पड़ेगा, जिसके फलस्वरूप फर्म की लागतों में वृद्धि होगी तथा साधनों के मूल्य कम होने पर, साधनों के मूल्य, संसाधन या साधन एक ही चीज है, साधनों के मूल्य कम होने पर फर्म की लागत में भी कमी आती है। ठीक है। नेक्स्ट है उत्पादन की निरंतरता। यदि उत्पादन कार्य सतत या निरंतर रूप से चलता है तो उत्पादन में कोई अवरोध या बाधा नहीं आएगी, तो फर्म की लागत कम आएगी। जबकि अगर बार बार अवरोध हो जाए, जैसे धरने, प्रदर्शन वगैरह, लॉकडाउन वगैरह, जिस तरह की कोई चीजें आ रही है, तो आपकी क्या होती है, अनावश्यक व्यय भी बढ़ता है, जो जिनकी कॉस्ट है वो तो बढ़ती रहती है, लेकिन उत्पादन हो नहीं पा रहा, आपका रेवेन्यू आता नहीं है। ठीक है, तो उससे उत्पादन कॉस्ट बढ़ती है। ठीक है, अब ये छोटा सा एक है उत्पादन फलन, तो कॉस्ट का फंक्शन है। ठीक है, इसमें क्या होता है, सी एक्स। ठीक है, सी एक्स यानी एक्स वस्तु के उत्पादन की लागत, कॉस्ट ऑफ एक्स। फिर ये फलन है, तो फलन के एफ आ गया। ठीक है, ये फिक्स्ड वेरिएबल हो गया, एक फंक्शन हो गया। कोष्टक में आपको क्या है, जो जो इसको प्रभावित करते हैं उनका मल्टीप्लाई, जैसे क्या है उत्पादन की टेक्निक, उससे मल्टीप्लाई कर दो। उत्पत्ति के नियम अगर जो जो है ना उसको प्रभावित करने वाले कारक, वो सारों का मल्टीप्लाई, उत्पत्ति का आकार, उत्पत्ति के साधन, प्रबंधी कुशलता और क्षमता, और आगे डैश 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 एन लिखा, मतलब और भी जितने भी सारे जो प्रभावित करने वाले हैं उनका मल्टीप्लाई। तो वो क्या बन गया, लागत का फलन। ठीक है, फंक्शन बनता है इसमें। ठीक है, तो ये अपना दीर्घकालिक उत्पादन फलन हो गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, थैंक यू।